A very good morning to all my dear students. Welcome to physics classes by Guri sir. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड. In the last lecture we learned the concept that is a momentum, linear momentum. आई होप कि आपको वो डेफिनेशन याद होगी लीनियर मोमेंटम की. कोई रट्टाफिकेशन वाली डेरिवेशन डेफिनेशन नहीं याद होनी चाहिए. एज सच अंडरस्टैंडिंग पर बेसिस पर आपको वो पता होना चाहिए, है ना. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. उसके बाद हमने उसके ऐसे यूनिट्स कर लिए थे, डायमेंशन फार्मूला और कुछ उसके स्पेशल केसेस एंड ग्राफ्स वटेवर वो हमने कर लिया जी. ठीक है. तो आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है. तो इस पर पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो भी इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है फिर वो भी साथ में नोट कर लेंगे. देखो, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी. अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है देन इट रिमेन्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन. कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. जब तक किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं की करेगी. ये हमने पढ़ा है. तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि किस बॉडी पर आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है. मीन्स ये न्यूटन का जो लॉ है ये आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके देगा, जिस फॉर्मूला की वजह से हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो जो आपने अप्लाई की है. जो भी हमने फोर्स अप्लाई की है वो कैलकुलेट कर सकते हो. तो सर कैलकुलेट करके दिखाओ. तो उसके लिए पहले न्यूटन सेकंड लॉ को समझना पड़ेगा. ठीक है जी. तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आंसर है चेंज इन मोमेंटम के. चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. मतलब कितने टाइम में आपने बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज किया. तो जितना ज़्यादा चेंज करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी. सिंपल सी बात है. देखो, बॉडी रेस्ट में थी तो मोमेंटम कितना था? यस यस, P इक्वल टू एम वी. बॉडी इज एट रेस्ट, V ज़ीरो. मोमेंटम कितना होगा? ज़ीरो. आपने उसको धक्का लगाया, हल्का सा धक्का लगाया, तो उसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई. मास तो था उसके पास, मास इनटू वेलोसिटी, उसके पास कुछ मोमेंटम आ गया. कुछ स्मॉल टाइम भी कंज्यूम हुआ होगा, किसी टाइम इंटरवल के इन बिटवीन जो बॉडी है वो मूव हुई होगी, तो फोर्स आ जाएगी. अगर बॉडी रेस्ट पर थी, आपने बहुत ज़्यादा उसको क्या किया, पुल किया, तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा उसी टाइम में, इंटरवल में. तो जितना आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्सटर्नल फोर्स की. सिंपल सी बात है जी. ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा अप्लाई करोगे फोर्स. स्मॉल चेंज इन मोमेंटम स्मॉल फोर्स. आई रिपीट, ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा फोर्स. स्मॉल चेंज इन मोमेंटम स्मॉल फोर्स. ठीक है. तो इसे दो
वे से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक वाला लिखूँगा कि फोर्स एक्सटर्नल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं? देखो, जब भी आपने कोई चेंज लिखना होगा ना, जब भी चेंज लिखना होगा किसी भी टर्म का, जैसे यहाँ पर है चेंज इन मोमेंटम, आपने आगे लिखना हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, व्हाटएवर कोई भी चेंज लिखना हो, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि आपने क्या लिखना है, फाइनल वैल्यू लिखनी है माइनस इनिशियल लिखनी है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जब भी आपने चेंज लिखना हो, कौन सा भी चेंज, तो आप लिखोगे फाइनल, जो भी क्वांटिटी की बात कर रहे होगे आपके आप, माइनस इनिशियल, ये ऐसे निकालते हैं जी हम चेंज। अगर आपने परसेंटेज चेंज निकालना हो, ये ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि ये आगे चल के आपको काम में आएगा। अगर परसेंटेज चेंज निकालना होगा, फॉर्मूला फिर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, फिर ये फॉर्मूला होगा। ये दोनों फार्मूलाज फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। अगर सिर्फ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, अगर परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, सिंपल। ठीक है। अब हमने लिखना है चेंज इन मोमेंटम, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। इसे मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, बट मैं उन सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चल रहा हूँ जिनको बिल्कुल, जो अभी बेसिक लेवल पर है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या होगा जी, टाइम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सपोज ये बॉडी है जी, ये है जी एट रेस्ट। आप इसको एक फुटबॉल मान लो, मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना है, एम। सपोज आपने इसको किक किया, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाई है ना आपने। तो किक करने से क्या हुआ, ये बॉल आ गई जी मोशन में, बॉल का मास तो एम है। अभी इसके पास वेलोसिटी आ गई वी, दैट मीन्स बॉल आ गई इन मोशन। तो अगर हम ये देख ले कि जो ये वाली कंडीशन है वो तो इनिशियल है, ये वाली कंडीशन क्या है, फाइनल है। अगर हम इन दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम निकाल लें और कितने टाइम में बॉडी मोशन में आई है वो निकाल लें, तो फोर्स एक्सटर्नल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। वो जीरो कंसीडर की हुई है, ज़रूरी नहीं हमेशा जीरो ही होगी, हो सकता है बॉडी चल भी रही हो। तो हमने जनरल फार्मूला बनाना है, तो एम इंटू यू मैं लिख रहा हूँ, यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं पुट कर रहा मैं। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यस, फिर आप कर सकते हो। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू एम वी, जो टाइम लिखा सपोज दैट इज टी। तो इन वैल्यूज को अगर पुट करें इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, वी गेट the force external is proportional to final momentum minus initial momentum divided by t। ये देखो यहाँ से एक मैथमेटिक्स का हम स्टेप यूज़ कर सकते हैं, m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, सर ये तो एक्सेलेरेशन होती है, बिल्कुल राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा के, एम इंटू ए। अगेन यहाँ पर के की वैल्यू होगी 1,
सो दैट जो एफ एक्सटर्नल हमारे पास बन गया जी m into a. This is the formula. This is very very important. ये आपको न्यूटन सेकंड लॉ ने एक फॉर्मूला बता दिया जिससे आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करके उस पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, मास वैसे ही हमें बॉडी का पता होगा। ठीक है, उसको हम वेइंग स्केल में हम मेज़र कर सकते हैं, तो आप उस पर फोर्स एक्सटर्नल कितनी अप्लाई कर रहे हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, इसको आप फॉर्मूला को याद करने का मेथड बड़ा सिंपल सा है। देखो, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में फादर भी इम्पॉर्टेंट है और मदर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट जो हमारी माँ है ना, तो उसकी तो मतलब हम कुछ वो कह सकते हैं ना कि कोई वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। तो उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो हम इस फॉर्मूला को अपनी जो माँ है उनको डेडिकेट करते हैं। तो हम याद रखने के लिए क्या बोल सकते हो कि माँ, फोर्स इक्वल टू माँ, सिंपल एम ए माँ। याद रखने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो यार, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला ही दिमाग में बिठाना है तो माँ, बस। हम डेली अपनी माँ को बुलाते हैं कि माँ। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल है। फोर्स इक्वल टू क्या होती है, माँ। ये सबकी माँ है, ये समझो। ठीक है, जब किसी पर लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज कर देती है। ओके, एक तो ये मेथड हो गया जी। ठीक है, ये एक डेरिवेशन भी होगी आपकी स्कूल लेवल पर, अगर आपको पूछा जाता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और मेथड है इसका, वो क्या है, वो है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं डेरिवेटिव्स के, उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। डीपी क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपी? यस, दिस मीन्स दैट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एक्चुअली अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें तो ये लिखा जाएगा स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, एंड डी टी हमारे पास क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत कम समय के चेंज में हमने कितना बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया, तो वो किसके प्रोपोर्शनल जाएगा जी, तो वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जी। अगर यहाँ से डेरिवेशन को करना हो तो आप कर सकते हो एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी। अभी हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। ठीक है जी, तो एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू, तो मास तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव नहीं होगा। डेरिवेटिव किसका होगा, वी का, क्योंकि हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि मास कांस्टेंट है। ये नहीं है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, लास्ट लेक्चर में तो आपने बोला था मास कंजर्व रहता है। अरे मैं अब भी बोल रहा हूँ मास कंजर्व रहता है, बट हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें मास वेरी करता है, मीन्स वहाँ पर क्वांटिटी वेरी करती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे रॉकेट है, रॉकेट में बहुत सारा फ्यूल है। जब उसको लॉन्च किया जाता है तो हमें पता है कि वो फ्यूल बर्न होता है, गैसेस वहाँ से इजेक्ट होती है। तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा तो ओवरऑल जो रॉकेट का जो मास है वो कम होता चलेगा। तो इस तरह की एग्जांपल्स वहाँ वो उनको बोलते हैं मास वेरिएबल सिस्टम्स। एंड और सिंपल रॉकेट आप अज्यूम कर लो, कोई गैस वाला कोई बैलून है। ठीक है, तो अगर वो गैस वाले बैलून को आपने ऊपर की तरफ एज अ रॉकेट छोड़ दिया, नीचे से उसको टाई नहीं किया, तो वो ऊपर जाके क्या होगा, वो गैसेस को इजेक्ट कर देगा।
दैट मीन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है गैसेस बाहर आ रही है, तो उसका जो मास है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, दैट इज नॉन एज मास वेरिएबल सिस्टम्स। तो हम यहाँ पर क्या एक बॉल की बात कर रहे हैं, एक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी का हम मास तो चेंज नहीं होगा ना। एक फुटबॉल है, आपने किक मारी उसको, तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा। इस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, पहले रुकी हुई थी अब दौड़ने लगेगी। हो सकता है पहले स्लोली स्लोली मूव कर रही हो, अब फास्ट करने लगेगी। हो सकता है पहले फास्ट आ रही हो, आपने फोर्स लगाई उसको रोक दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमें पता है कि ये बन गया जी एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू एम। डी वी बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। अगेन एफ एक्सटर्नल कांस्टेंट के, मास इनटू एक्सलेशन, के की वैल्यू इक्वल टू 1। सो एफ एक्सटर्नल हमारे पास बन गया जी मास इनटू एक्सलेशन, अगेन मा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज कर उसके जो फाइनल है, जो फाइनल फॉर्मूला है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो सर डेफिनेशन कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल लिखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स is directly proportional to rate of change of लीनियर मोमेंटम। सिंपल सी डेफिनेशन है जी, मतलब जिसको फॉर्मूला आता है वो डेफिनेशन लिख सकता है। मींस फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आप इस फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हो, एफ एक्सटर्नल मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपकी चॉइस है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट होगी जी किसकी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सिंपल। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या डिस्क्राइब करता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स। याद करो फर्स्ट लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स होती क्या है। सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है हमें। नाउ हमारे पास अब जो ये न्यू क्वांटिटी आ गई फोर्स, अगर हम इसकी बात करें ऐसे यूनिट की, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स, तो मास के तो हो गए जी के जी, एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे आप बोल सकते हो न्यूटन। अगर इसका सिंबल लिखना है तो एन कैपिटल लिखोगे, अगर नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में आएंगे जी। अगर बात करें हम सीजीएस यूनिट की, तो मास का क्या बनेगा, वेरी गुड, दैट इज अ ग्राम। मीटर क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, यस दैट इज अ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा जी डायन, यस डायन। ठीक है, डायन। तो ये होगी जी हमारे पास सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसके बाद ऐसे सिस्टम में एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, these units are known as absolute units.
एब्सोल्यूट यूनिट्स। इसके अलावा हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, मतलब जिनमें ग्रेविटी यूज़ होती हो। ठीक है जी। तो इसकी अगर बात करें हम एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये कौन सी यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल फॉर्म वो हमारे पास होती है जी के जी एफ, दैट इज नॉन एज किलोग्राम फोर्स। और समटाइम्स ये आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा के जी वेट, डब्ल्यू टी वेट। ठीक है, क्या मीनिंग है इनके मैं वो क्लियर करूँगा, डू नॉट वरी, उसके बारे में आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूँ सी जी एस यूनिट की, तो होती है जी एफ, दैट इज़ अ ग्राम फोर्स, और समटाइम्स लिखा होता है ग्राम वेट। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जी, आपने इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली मिस्टेक करोगे करोगे। ठीक है, अभी इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। तो आप फोर्स को 1 न्यूटन कब बोलोगे? देखो, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिटरी मेथड है, यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। फोर्स को लिखना है 1 न्यूटन। कब लिख सकते हो? अगर 1 kg की बॉडी हो और वो एक्सेलरेट कर रही हो कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बस सिंपल सी बात है, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? आंसर है फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if a body having mass 1 kg is accelerating with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अरे सर, इतना सिंपल? यस, फॉर्मूला को दिमाग में उठा लिया ना तो कुछ भी लिख सकते हो उसके रिलेटेड। 1 न्यूटन फोर्स करनी थी, यूनिटरी मेथड मैंने लगाया, मास को भी 1 कर दिया, एक्सेलरेशन को भी 1 कर दिया, तो 1 × 1 आंसर है 1। तो वहाँ से हमने डिफाइन कर लिया, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। कब? अगर कोई बॉडी जिसका मास 1 kg होगा, अगर उस 1 kg बॉडी को आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी, तब आप बोलोगे कि आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई है। सर, अगर हमने 1 kg बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के साथ एक्सेलरेट करवा दिया तो फोर्स आएगी 2 न्यूटन। सर, अगर हमने 2 kg बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करवा दिया, फिर 2 1 अगेन आंसर है 2, क्योंकि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज एक्सेलरेशन। तो यूनिटरी मैंने बता दिया 1 न्यूटन, इसके बाद आप 2 न्यूटन भी डिफाइन कर सकते हो, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, अप टू सो ऑन, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक, एज सच अगर हमने डिफाइन करना हो वन डायन को, वन डायन फोर्स, अब इसको डिफाइन करो। यस यस यस, अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो, इसको कैसे लिखोगे? यस, ट्राई करो, फॉर्मूला लिखो, 1 1 पुट कर दो, बट सीजीए सिस्टम में तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बन जाएगी। चलो देखते हैं क्या है। नाउ फॉर्मूला इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स चाहिए 1 डायन, डायन कौन सी यूनिट है? सीजीएस, तो मास ग्राम में आएगा, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगी। तो कैसे डिफाइन करोगे? बिल्कुल सेम फंडा होगा जी। आप 1 न्यूटन की प्लेस पर क्या लिखोगे? 1 डायन लिखोगे।
1 kg की प्लेस पर क्या लिख दोगे, 1 ग्राम कर दोगे। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस तो ये बन जाएगा जी आपकी डेफिनेशन ऑफ वन डायन। इतना सिंपल है जी अगर लॉजिकल चलोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डायन। एक न्यूटन और एक डायन में क्या रिलेशन है? न्यूटन भाई साहब और डायन में रिलेशन निकालना है जी। ठीक है, जैसे आप ना छोटी क्लासों में पढ़ते होते ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो वो रिलेशन ही है ना मीटर का सेंटीमीटर के साथ। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलते थे सर 1000, तो वो केजी का ग्राम के साथ रिलेशन है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, तो आप लिखते थे 1000, तो वो किलोमीटर का मीटर के साथ रिलेशन है। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अरे सर ये क्या पूछ लिया, ये पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। फिजिक्स में ना ये आपने कुछ निमोनिक्स से ही याद करने हैं, MUNA, इसे आपने याद रखना है मुन्ना, देखो बन गया ना मुन्ना। ठीक है, नाउ M स्टैंड्स फॉर मिली, एंड इसे बोलते हैं म्यू बोलते हैं वैसे। ठीक है, म्यू ये सिंबल है माइक्रो का, जो माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा होगा। N स्टैंड्स फॉर नैनो, नैनो आपने कार देखी होगी, बहुत छोटी सी है। एंड A स्टैंड्स फॉर एंगस्ट्रॉम। और भी बहुत सारे डिमोनिक्स हैं, बट ये चार तो एटलीस्ट हर एक बच्चे को आने ही चाहिए। मुन्ना याद रखना है, मुन्ना। M स्टैंड्स फॉर मिली, मिली मीन्स होता है बच्चे 10⁻³ माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻6, ये होता है 10⁻⁻9, और ये होता है 10⁻⁻10। तो सर याद कैसे रखें, कोई लॉजिक बता दो। तो सिंपल है जी, ये देखो ये 3 का टेबल है, बस माइनस माइनस में लिखना है। 10⁻3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये इसमें एक ऐड कर लेना। ठीक है, अगर फर्दर प्रोसीड करना हो फिर आगे होता है हमारे पास फर्मी, जो फेमटो भी लिख देते हैं इसको, सॉरी मैं गलत लिख गया, ये हमारे पास हाँ यहाँ पर हमारे पास होता है पिको, पिको ये होगा 10⁻⁻12। फिर होता है हमारे पास फर्मी, ये होता है 10⁻⁻15। सिर्फ एंगस्ट्रॉम को छोड़कर, ये एक्सेप्शनल है थोड़ा सा, बाकी आप देखो 3 का टेबल है, बस माइनस में लिखना है। 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, सिंपल। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने डेफिनेटली ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आ जाओ रिलेशन बनाते हैं न्यूटन और डायन का। तो कैसे करोगे, आंसर है फॉर्मूला लिखोगे जी, F=मास इंटू एक्सेलरेशन। अब 1 न्यूटन मीन्स क्या पढ़ा है, 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपने न्यूटन में से डायन में कन्वर्ट करना है, मीन्स ऐसे सिस्टम टू सीजीएस जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो राइट हैंड साइड आपको जो भी टर्म्स सी ऐसे ही सिस्टम में नज़र आ रही हैं, उसको आप कन्वर्ट कर दो सीजीएस में, आपका रिलेशन बन जाएगा। कैसे, देखो 1 न्यूटन इक्वल टू, ये बन गया जी हमारे पास 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आंसर है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने टॉप में पढ़ा था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, डाइन। तो ये बन गया जी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये इतना सिंपल रिलेशन है जी, फिर भी बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं, क्यों, क्योंकि वो याद करते हैं।
याद करने का ये मसला ही नहीं है जी, अंडरस्टैंडिंग का विषय है। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि एक डाइन जो है वो कितना होगा, 10⁻⁻5 न्यूटन। ये सर कैसे लिख दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 डाइन इक्वल टू, चलो यहाँ पर बताता हूँ, ऐसे लिख लो, 1 डाइन इक्वल टू, ये बनेगा 1/10⁵ न्यूटन। ऐसे तो लिख सकते हो ना, तो बस यही लिखा मैंने। तो पावर डिनोमिनेटर से अगर डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स की तरफ। जब भी आपको गिवन हो फोर्स इन टर्म्स ऑफ केजीएफ, तो इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये देखो, इसको ध्यान से समझना है। जो देखो, जो फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का, वो तो है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो मास है, केजी मीन्स मास के हो गया। इसका मतलब जो एफ है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन है। वो क्या है, एक्सेलरेशन है। बट ये कौन सी यूनिट है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो एक्सेलरेशन कौन सी, आंसर है यहाँ पर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जामिनर एग्जाम में आपको ये बताता नहीं है, वो लिखेगा नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो केजीएफ लिखेगा। ये केजीएफ मूवी नहीं है ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूँ। जैसे आपको बोल दिया कि किसी बॉडी पर फोर्स लगी 10 kgf, तो अगर एज सच आप यूज़ करोगे 10 kgf तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 10 kg तो है इंटू एफ। जो एफ है ना, 1 एफ है, 1 एफ इक्वल टू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हो। तो आप यहाँ पर करोगे 98 डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, ये है जी एक्चुअली फोर्स की यूनिट। तो हम लिखेंगे न्यूटन। अब ये वैल्यू रेडी है न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए। समझ नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। देखो, जो हमारा एसआई सिस्टम है ना, जो न्यूमेरिकल्स में हमारा एसआई सिस्टम चलता है, वो कहता है फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है। जो फोर्स आपने यूज़ करनी है तो किस में यूज़ करनी है, न्यूटन में यूज़ करनी है। बट क्वेश्चन में जो आपको फोर्स गिवन होती है वो गिवन होती है समटाइम्स केजीएफ में। जैसे एफ इक्वल टू कुछ समथिंग केजीएफ लाइक दिस। तो क्या न्यूटन केजीएफ सेम है, आंसर है नहीं, ये तो सेम नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने इस एफ की वैल्यू को पुट करना है। इस एफ की वैल्यू मीन्स ये एफ क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो भी केजी होगा ऐसे लिखेंगे, फोर्स को जो ग्रेविटी की वैल्यू लिखोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें पता है ये न्यूटन होता है, तो ये फोर्स कितना हो गया, 9.8 न्यूटन। ओके सर, मीन्स अगर 1 kgf आपको फोर्स गिवन है तो उसका मीनिंग ये है कि फोर्स कितनी लग रही है, 9.8 न्यूटन। अब जो बच्चे 1 के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो देखो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 kgf लिखा हो, 1 kg वेट लिखा हो, और क्या लिखा हो, 1 kg वेट, तो एज सच वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोसीड करोगे फॉर्मूला को। ठीक है, ये देखो, अगर इसका रिलेशन बनाना हो तो हम रिलेशन भी बना सकते हैं कि 1 kgf, अगर कोई आपको पूछ ले 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं, 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं, तो वेरी सिंपल, मैं
अभी आपको बताया देखो 1 kg F इक्वल टू 1 kg, तो ऐसे लिखे हो। F मीन्स क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अभी आपको मैंने सॉल्व कर दिया। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि यस सर, अभी ये केजी, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बन गया, न्यूटन। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स 9.8 न्यूटन। तो कितने न्यूटन होते हैं? आंसर है 9.8 न्यूटन 1 kgf में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि 20 kgf फोर्स है, तो आपने समझ जाना है क्या करना है, 20 इंटू 9.8, तो ये कैंसिल, तो ये बन गया 16, ये बन गया 196 न्यूटन। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 1 kgf को आप अप्रॉक्स 10 न्यूटन भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको बच्चों याद होगा कि जी की जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्स इसे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। इस तरह से करोगे तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा, 9.8 से करोगे तो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, सपोज आपके क्वेश्चन में गिवन ही कर दिया कि यूज जी इक्वल टू 9.8, तो उससे ही करना है। ठीक है, क्योंकि फिर वो जो चेक करता है ना पेपर में, समटाइम्स वो उसको क्रॉस कर सकता है जी। ठीक है, वैसे करना नहीं चाहिए, बट क्या करें, ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप नियर बाय आंसर चाहे तो 10 वैल्यू यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ऐसा ही अगर हम बात करें 1 ग्राम फोर्स की, 1 ग्राम फोर्स कितने डाइन के इक्वल होता है? तो कैसे बनाओगे, देखो 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू, ग्राम तो ग्राम रहेगा, फोर्स ये जो एफ है ये क्या है हमारे पास, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट डाइन कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कौन सी पुट करोगे, सीजीएस वाली, वो कितनी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया 980 डायन, तो ये बन गया 980। सर ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे लिखा? अब अगर ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने मीटर कौन सा सिस्टम है, एसआई, हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो 98/10, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होती है, सर 100, तो ये बन गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ओ सर, ठीक है, तो बहुत सिंपल है जी। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये चीज़ें बहुत इजी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा जी। ठीक है, तो हमने क्या कुछ कर लिया वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जी। पहले तो हमने पढ़े आज न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ। तो वो बोलते हैं कि जो फोर्स लगानी है, जो फोर्स किसी बॉडी पर लगती है वो लगती है उसके चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल। जितना आप बॉडी का मोमेंटम में ज़्यादा चेंज कर दोगे, ज़्यादा चेंज करोगे जितना मोमेंटम, उतनी फोर्स आपने ज़्यादा उस पर अप्लाई की है। तो हाउ वी कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, आंसर इज वेरी सिंपल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। द फॉर्मूला ऑफ फाइनल मोमेंटम इज m into फाइनल वेलोसिटी, द फॉर्मूला ऑफ इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। जो भी टाइम हमें गिवन होगा दैट इज अ टाइम t, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन की। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आ गया एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मा, दैट इज अ मास इनटू एक्सेलेरेशन। अगर आपको मास पता है और बॉडी की आपको एक्सेलेरेशन पता है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। और आप सिंपली इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव भी लिख सकते हो कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डीपी मीन्स स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, dt मीन्स स्मॉल टाइम इंटरवल।
तो यहाँ से भी आपने फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। ठीक है जी, फिर हमने डेफिनेशन लिख ली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊँ, समटाइम्स ये ऐसा भी लिखा होता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो सर ये डेल्टा क्या है? डेल्टा का मीनिंग भी चेंज ही होता है जी। जब चेंज बहुत स्मॉल हो तो हम उसे डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फिर हमने ये देखा कि ये न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है कैलकुलेट करने के लिए क्या, फोर्स। ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, डायन। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायन को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज सच ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है ऐसे सिस्टम में, केजीएफ और केजी वेट। सो 1 kg वेट कितने न्यूटन, वेरी गुड, दैट इज 9.8 न्यूटन। 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट कितने डाइन, आंसर है वेरी गुड, दैट इज 989। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है। तो फिर हमने डिफाइन किया 1 न्यूटन क्या होता है। तो किसी भी 1 kg बॉडी पर अगर आप उसमें एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके आते हो तो आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया है, जो भी एफर्ट किया है, उसकी वैल्यू 1 न्यूटन होगी। ऐसा फिर हमने 1 डाइन एक्सप्लेन किया। ये तो जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुन्ना वाला, ये आपने ध्यान में रखना है। और फिर रिलेशन 1 न्यूटन और 1 डाइन का, अगेन फॉर्मूला लिखा। 1 न्यूटन को हमने लिखा 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल आपने क्या करना है, SC टू कन्वर्जन कर देनी है। CGS 1 kg में कितने ग्राम, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो ये बन के 10⁵ ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। सो आई होप कि आपको जो आज का ये लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। एंड जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। यस, बहुत अच्छे से करेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। देखो ये तो बात है कि ये नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना। मैथ्स पे क्या है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना रिटर्न वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। बट मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल्स के बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी करवाऊंगा। इस तरह से करवाऊंगा कि आपको लगे सर ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।